आ जाओ भाई सभी एनडी ऑफिसर्स, एक बार फटाफट से आ जाओ जल्दी से इस सेशन के अंदर। जय हिंद एवरीवन, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल भाई। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, तो एक बार फटाफट से यहीं पे रुक के जल्दी से एक बार लाइक करेंगे इस सेशन को और फटाफट से शेयर करेंगे। ठीक है, मैं भी शेयर कर रहा हूं। चलो भाई, हो गई है शेयर। तो एक बार आज की क्लास की क्या खास बात है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो भाई जल्द ही आपका फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है अभ्यास 4.0 के अंदर, यानी ऑलमोस्ट हमने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद जो क्लास होगी वो होगी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स की, जो कि शेड्यूल आप देख भी सकते हो। तो यहाँ पे भाई आज हम मिसलेनियस टॉपिक्स की बात करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स जहां से एनडीए में क्वेश्चन पूछा जाता है या जा सकता है, तो उसकी आज हम बात करेंगे। तो भाई इस क्लास के बाद अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा कोई टॉपिक बच गया है और वो इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम उसके बारे में, अगर वो इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आने वाले लेक्चर में उसको कवर करा दूंगा। अदरवाइज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स वाली क्लास आपकी लास्ट रहेगी, जो कि कल है, तो वो आपकी लास्ट क्लास हो जाएगी भाई। और फिजिक्स का सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद अब बाकी के सब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे। चलो भाई, बहुत बढ़िया, करें स्टार्ट, रेडी हो? चल, तो भाई सबसे पहले अपना हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन की। तो अगर रोटेशनल मोशन की हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है, एक बॉडी जो है, वो आपका लीनियर मोशन ना दिखा के रोटेशनल मोशन दिखा रही होती है, यानी एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड वो बॉडी जो है वो रोटेट कर रही होती है। तो भाई रोटेशनल मोशन में आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि लीनियर मोशन में हम बात करते हैं जिसकी, उसकी जगह हम किसकी बात करने लगते हैं? हम बात कर लेते हैं भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। यानी आपकी चीजें कैसे चेंज होती हैं आप पहले ये समझ लो। तो भाई वहां डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, यहां हम बात करेंगे किसकी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ इतना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी एंगल की टर्म्स में होगी, यानी एंगल कवर्ड बाय अ बॉडी इन गिवन टाइम, उसे क्या कहेंगे भाई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक है, मान लो एक सर्कुलर मोशन की हम बात करें, वो भी तो रोटेशनल मोशन है। तो अगर एक बॉडी यहाँ पे थी और कुछ टाइम बाद वो बॉडी यहाँ पहुंच गई, तो एंगल की टर्म्स में उसने ये थीटा जो है डिस्प्लेसमेंट कवर की है। तो भाई इसीलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? थीटा हो जाएगी, एंगल की टर्म्स में हो जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि जो एंगल है, एंगल जो है वो आपका यूनिटलेस, मतलब वैसे तो यूनिट होती है रेडियन वगैरह, डिग्री वगैरह, लेकिन वैसे डायमेंशन वाइज या फिर जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है उनकी टर्म्स में इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो डायमेंशन इसके नहीं होते, तो ये चीज है डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, एंगल की टर्म्स में इसको मेजर करते हैं। सिमिलरली भाई आपके बाकी की जो चीजें हैं, जैसे आपकी वेलोसिटी, वो हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी भाई ये आपका क्या है कि कितना एंगल जो है कवर किया पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये आपका क्या हो जाएगा भाई? एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। और इसको हम डिनोट करते हैं किससे? ओमेगा से। ओमेगा से इसको डिनोट करते हैं, और ये ओमेगा ही आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे भाई ये ध्यान देने वाली बात है। अरे भाई लाइव ही तो चल रही है, ऐसे क्यों कह रहे हो रिकॉर्डेड नहीं है? लाइव है ये सेशन। यहाँ पे देखो, ध्यान से समझेंगे इस बात को। यहाँ पे जो आपका ओमेगा जो है, इसको हम ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करें तब भी याद रखना क्या आ जाएगा भाई? आपका ओमेगा आ जाएगा। और यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू कितना एंगल कवर किया और उसके लिए कितना टाइम लिया, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, उसे क्या कहते हैं भाई? एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ऐसे ही भाई आप आगे चलोगे तो नेक्स्ट वी हैव एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये भाई आ जाएगा वही रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर
वेलोसिटी, क्या आ जाएगा आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इसे हम क्या कहेंगे भाई, आपका एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। इसको डिनोट करने के लिए वी कैन यूज अल्फा, अल्फा से हम डिनोट करते हैं इसको। और फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई, कितना ओमेगा में चेंज आया कितने टाइम में, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, उसे क्या कह देंगे भाई हम, एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। या इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो, जैसे इसकी यूनिट की अगर बात करोगे तो क्या आ जाएगी, पर सेकंड। यूनिट की बात करोगे तो रेडियन पर सेकंड, ठीक है, रेडियन पर सेकंड। यूनिट क्या आएगी भाई इसकी, रेडियन पर सेकंड। और रेडियन पर सेकंड और इसके डायमेंशन निकालोगे तो सिर्फ टाइम के आएंगे, पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे भाई इसीलिए इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के ही डायमेंशन है इसके पर यूनिट टाइम। उसके बाद भाई यहाँ देखोगे तो यहाँ इसके डायमेंशन क्या आ जाएंगे, तो पर सेकंड, वो इसकी यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ इसकी यूनिट क्या आ जाएगी भाई, रेडियन, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। उसे हम क्या कहेंगे भाई, यूनिट हो जाएगी आपके एंगुलर एक्सेलरेशन की। यहीं पे डायमेंशन की बात करो तो डायमेंशन एंगल के नहीं होते, टाइम के होते हैं। तो टी की पावर -2 इसके क्या आ जाएंगे, डायमेंशन आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखनी है भाई, यहाँ मैं दो फॉर्मूले लिख रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका एंगुलर जो वेलोसिटी है और नॉर्मल वेलोसिटी है उसमें क्या रिलेशन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए से दिखा लो या ए सी से। ये होता है भाई जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में है तो उस समय उसकी नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है। एंगुलर एक्सेलरेशन तो डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी हो गई, लेकिन नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगी, तो भाई नॉर्मल एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो आपने देखा हो ये क्या होती है, वी स्क्वायर बाय आर। क्या होती है भाई, वी स्क्वायर बाय आर होती है। आपने फॉर्मूला पढ़ा हो सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो वो होता है एम वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि फोर्स तो आपका मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये वी स्क्वायर बाय आर आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही है, इसीलिए ये फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर है ना। नहीं पता था ना आपको, चलो कोई नहीं, अब पता चल गया। उसके अलावा भाई इसका दूसरा फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर बी होता है। ओमेगा स्क्वायर आर बी होता है, क्यों होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया वी और ओमेगा में रिलेशन आपकी वो क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये भाई आपका v जो है नॉर्मल वेलोसिटी है, यानी लीनियर वेलोसिटी, और दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। और r आपका रेडियस है, ठीक है, दिया फिर कह सकते हो डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है उससे डिस्टेंस। यहाँ आप लीनियर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं इस वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ v इज इक्वल टू ओमेगा आर रखोगे, यही आएगा ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पे भाई ये बॉडी घूम रही है तो इससे एक्सिस से दूरी r, या फिर ये बॉडी घूम रही है इसकी इस एक्सिस से दूरी, इसे हम r कहते हैं। आई होप ये आपको चारों क्वांटिटी क्लियर होंगी भाई। क्लियर है दोस्त, बता दो भाई, बता दो। नए साल का पहला वर्किंग डे है आज, नए साल का पहला वर्किंग डे है आपका। 1 तारीख को ही संडे आ गया। ऐसे कहते थे ना कि ऐसे हर दिन जो फर्स्ट डे होगा वही हर दिन होगा, तो ऐसे फर्स्ट डे संडे आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन संडे होगा, हर दिन रेस्ट करोगे, ठीक है भाई। पढ़ाई करनी है, जम के पढ़ाई करनी है, और इस साल पिछले साल से जो है कुछ बेहतर करना है। तो यहाँ पे आई होप इतना क्लियर हो गए, फॉर्मूला याद रहेगा, पेपर में जो है सवाल आ सकता है, इसीलिए एक एक बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे सर इसी मूवमेंट का तो इंतजार था, हम तो कह ही रहे थे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई पेपर में सवाल आया हुआ है, चाहे भले ही 1-2 क्वेश्चन आए हो एक पेपर में, 2016 का है शायद, उसको उठा के देखोगे, 2016 का सेकंड वाला है आई थिंक, तो उसको जब उठा के देखोगे तो देखोगे 2 सवाल डाल दिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से। भाई ऐसा ही होता है, तो कोई रिस्क नहीं लेने का, ठीक है, रिस्क नहीं लेने का। अगर आता है तो हम डिस्कस करेंगे इसको। तो यहाँ भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर हम बात करें तो ये होता है, जैसे आप इनर्शिया, इनर्शिया क्या था, मोशन में पढ़ाया था कि जब भी एक बॉडी मूव करने की कोशिश करे, मतलब एक बॉडी जो है उसकी वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट मेंटेन करती है,
उसे क्या कहते हैं भाई, इनर्शिया कहते हैं, जिसकी वजह से अपने अंदर चेंज नहीं आने देती। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पढ़ाया था ना मोशन में, हाँ सर पढ़ाया था। तो यहाँ पे भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनर्शिया इन रोटेशन। जो आपका नॉर्मल है इनर्शिया, उसको अगर रोटेशन में लेके जाओगे तो इनर्शिया इन रोटेशन, वो क्या होता है भाई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी एक तरीके से जो एबिलिटी है एक बॉडी की टू अवॉइड एनी रोटेशनल चेंज, अपने अंदर कोई रोटेशनल चेंज आने से अगर वो मना कर दे तो उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसको भाई आई से हम डिनोट कर देते हैं, डिनोटेड बाय आई। आई से इसको डिनोट कर देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। और भाई यहां से क्वेश्चन देखो कैसे आया हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, सबसे पहली बात तो आप इसको मास इन रोटेशन से रिप्लेस कर सकते हो। यू कैन रिप्लेस इट बाय मास इन रोटेशन। मास इन रोटेशन की जगह इसको यूज कर सकते हो, रिप्लेस की जगह ज्यादा अच्छा वर्ड है यूज। यूज इट इन प्लेस ऑफ मास इन रोटेशन। जैसे एक एग्जांपल देता हूं भाई, बहुत मतलब आप एक तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बिना कुछ एक्स्ट्रा मेहनत के आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। जैसे मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है लीनियर मोशन में। अगर रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी में कह दूं रोटेशन में, तो भाई हाफ का तो हाफ रहेगा, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, और ये बनके तैयार हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रोटेशन। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले को चेंज करके यूज कर सकते हो, ठीक है। तो भाई आपका इस तरीके से काम आता है। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मैं आपको 3-4 फॉर्मूले बता रहा हूं, याद रख लो। अगर क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, संभावना है, तो वहीं से बनेगा। तो यहाँ पे भाई आपको याद रखना है, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सर्कुलर रिंग की वजह से, फर्स्ट वाला, ठीक है। फर्स्ट वाला जो टिक कर रहा हूं वो आप भाई वो तो याद ही रखो, एक्स्ट्रा में चाहे आप कुछ भी याद रख लो। तो भाई एक रिंग की वजह से सेंटर से पास हो रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²। क्या होता है भाई, mr², ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क की वजह से, तो डिस्क की वजह से होता है भाई हाफ mr²। क्या होता है भाई, हाफ mr² होता है डिस्क की वजह से, ये याद रखना। ये आपका सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है। उसके अलावा भाई आप सॉलिड स्फीयर का याद रख लो, डेट इज 2/5 mr²। क्या होता है भाई, 2/5 mr²। मैं तो ये 3 ही बोल रहा हूँ भाई, आप चाहे ज्यादा में। और एक आप ये याद रखो, ये सेंटर से पास हो रहा है तो ये है, और अगर डायमीटर से पास होगा तो उसका हाफ हो जाएगा। जैसे mr² था आपका रिंग का, ठीक है, mr² था आपका रिंग का, और यहाँ mr²/2 किसका हो जाएगा, जब डायमीटर के अलोंग रोटेट करेंगे। जैसे मान लो ये रिंग है, ठीक है, और आपका इससे सेंटर से पास हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे भाई, इस एक्सिस के अराउंड ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये वाला केस है फर्स्ट वाला। और ऐसे डायमीटर के अलोंग रोटेट कर रहा है, तो उसे सेकंड वाला केस कहेंगे। तो ऐसे केस में डायमीटर चाहे वो आपका डिस्क के लिए हो, डिस्क के केस में भी देखो हाफ mr² था जब सेंटर से पास हो रहा था एक्सिस, और डायमीटर के अलोंग एक्सिस, तो उसका हाफ हो गया, यानी 1/4 mr², 1/4 ऑफ mr²। तो ये मौजूद स्फेयर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्फेयर को भाई कैसे भी आप घुमा लो सेम ही केस बनेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ ये 3 फॉर्मूले याद रख लो, और काइनेटिक एनर्जी का वो फॉर्मूला याद रख लो, और आप जो है मजे करो, इतना सफिशियंट है, ठीक है। इतना सफिशियंट है 45+ क्वेश्चन करने के लिए साइंस में, ठीक है। ट्रस्ट मी, जब पेपर दे के निकलोगे तो भाई मुझे पता है मन मन में तो तुम थैंक्स बोलोगे ही इस सीरीज के लिए, आपको पूरा पढ़ाने के लिए। और कुछ लोग जो है मैसेज करके भी बता देते हैं, सब लोग नहीं बताते, ठीक है, वो मन मन में ही शुक्रिया करके रह जाते हैं। कोई नहीं, हम उसमें भी सेटिस्फाई हैं, क्योंकि हमारा एंड गोल जो है डेट इज वो आपके हम किसी तरीके से सिलेक्शन में हेल्प कर सके। तो भाई नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई आपका टॉर्क। टॉर्क भाई आपका ये भी रोटेशन के अंदर आता है, और टॉर्क तब लगता है जब एक बॉडी जो है वो रोटेशन में हो रही है, फोर्स की जगह। एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं फोर्स इन रोटेशन। रोटेशन के अंदर आपका जो फोर्स होता है वही ये है। और ये कहता है, ये क्या कहता है कि अगर ये एक बॉडी है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर r दूरी पे है, और इस पे अगर F फोर्स लग रहा है, तो टॉर्क क्या होगा भाई। सबसे पहले एक तो आपको सिंबल पता होना चाहिए, डेट इज टो। टो जो है इसका सिंबल है, ठीक है, ताऊ नहीं है भाई, टो। क्या बोलते हैं इसको,
टो। तो भाई यहाँ पे टो बराबर क्या होगा भाई, ये होता है एफ डॉट एस। एफ डॉट एस होता है भाई आपका टॉर्क, ठीक है। एक मिनट भाई, ये होता है आपका आर से दिखाया ना हमने, तो ये होता है भाई आर क्रॉस एफ, वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, और विद वेक्टर अगर लिखना चाहते हो तो इट्स आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ होता है भाई क्योंकि इसकी डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, यानी अगर आर इसमें है एफ इस डायरेक्शन में, दोनों के परपेंडिकुलर होगा ये आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। और अगर थीटा 90 डिग्री है तो तब टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, आर एफ हो जाएगा। इसकी यूनिट और डायमेंशन पता होने चाहिए। टॉर्क का भाई क्या आ जाएगा, एफ न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। यही आपके भाई हीट और एनर्जी के भी होते हैं, तो इक्विवेलेंट हैं इसके। इसके अलावा इसके डायमेंशन, तो डायमेंशन भाई फोर्स का mlt-2 और लेंथ का l, तो वही डायमेंशन आ गए इसके जो कि एनर्जी के होते हैं। तो ml2t-2 हैव्स, मतलब टॉर्क हैव सेम डायमेंशन एज ऑफ हीट और एनर्जी या वर्क। इनके जो डायमेंशन है वही किसके हैं भाई, टॉर्क के डायमेंशन है। तो भाई उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी क्वांटिटी आती है स्ट्रेस। स्ट्रेस भाई आपका एक टाइप का प्रेशर है, जो एक तरीके से प्रेशर एक बॉडी के अंदर डेवलप होता है। मान लो आपके पास एक बॉडी से आप कंप्रेस कर देते हैं फोर्स लगा के, तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स आ जाता है, तो उस फोर्स से क्रिएट होने वाला प्रेशर उसे कहते हैं स्ट्रेस, ठीक है। या फिर आप एक बॉडी को खींच देते हो तो उसके अंदर तब भी जो है क्या आ जाता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स। तो वही रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया आपका क्या होता है, स्ट्रेस। तो इट इज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया जो है अगर रीस्टोरिंग फोर्स निकाल दो, फोर्स इज इक्वल टू वो क्या होगा भाई आपका स्ट्रेस। तो यहाँ पे भाई स्ट्रेस बराबर क्या आ जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे भाई इसके सेम यूनिट एंड डायमेंशन आएंगे जो कि किसके आएंगे, जिसके किसके आए थे, प्रेशर के। तो सेम यूनिट्स एंड डायमेंशन एज ऑफ प्रेशर। तो जो भाई आपके प्रेशर के हैं वही जो है इसके होंगे फोर्स अपॉन एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही डायमेंशन आएंगे। डायमेंशन क्या आए थे, mlt-2 अपॉन L2, यानी ml-1t-2। तो यही डायमेंशंस आएंगे किसके, स्ट्रेस के। यहीं पे जब हमने बात की थी किसकी, स्ट्रेन की, ठीक है। स्ट्रेन की अगर हमने बात की थी तो स्ट्रेन आपका था भाई चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अगर एक बॉडी की शेप वगैरह चेंज हुई है तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन पर यूनिट ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आ गया उसे क्या कहेंगे भाई, स्ट्रेन कहेंगे। तो भाई ये आपका अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे स्ट्रेस अलग अलग तरीके से हो सकती है, अलोंग द लेंथ लग सकती है, ठीक है, अलोंग द शेप लग सकती है, अलोंग द वॉल्यूम लग सकती है। तो यहाँ पे ऐसे ही स्ट्रेन भी लेंथ में आ सकता है आपका, ठीक है, एंगल में आ सकता है, शेयर स्ट्रेन हो सकता है, ठीक है, बल्क मॉड्यूल बल्क स्ट्रेन हो सकता है आपका, ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रेन हो सकता है, वॉल्यूम में चेंज। तो ऐसे अलग अलग जो है वो आपकी पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। तो यहाँ पे भाई स्ट्रेन जो है वो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब लेंथ में चेंज आया है तो भैया ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम में आया है तो वॉल्यूम से, यानी दोनों आपस में कटने ही हैं, तो इसीलिए इसकी कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होते, नो यूनिट एंड डायमेंशन, कोई यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होते किसके, स्ट्रेन के। याद रखना पहले भी आपको बताया हुआ है यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ भाई आपका इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करता है। जो ये कहता है कि एक स्प्रिंग पे कितना लोड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अंदर जितना एक्सटेंशन आएगा, यानी एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड। जितना ज्यादा लोड अप्लाइड होगा उतना ज्यादा स्प्रिंग जो है वो एक्सटेंड करेगा। अरे सर ये तो हमको भी पता है, हम ऐसे ही करते हैं, जितना ज्यादा स्प्रिंग से लोड अटैच करते वो ज्यादा खिंचता है, तो ये तो हमें भी पता। तो इसी को भाई हुक्स लॉ के अंदर बताया गया है।
और भाई बाद में मॉडिफाइड या मॉडर्न हुक्स लॉ देखोगे तो वो क्या कहता है भाई, इनको रिप्लेस कर देता है। जैसे आपका यहाँ पे क्या निकला आता है कि स्ट्रेस जो है एक बॉडी की विद इन द इलास्टिक लिमिट, और भाई ये विद इन द इलास्टिक लिमिट होना चाहिए, विद इन द, तो विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्ट्रेन की। यानी जितना ज्यादा स्ट्रेस जो है वो लगाओगे, मतलब जितना ज्यादा स्ट्रेन जो है चाहिए उसके लिए उतना ही ज्यादा स्ट्रेस लगाना पड़ेगा। यानी मोर द स्ट्रेस मोर विल बी द स्ट्रेन, उसके अंदर उतनी ही ज्यादा क्या आएगी भाई, स्ट्रेन जो है वो आपकी डेवलप हो जाएगी। ठीक है भाई, तो अब इसी का अगर हम रेशियो कर दे, देखो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, यानी आप ये कह सकते हो कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन दिस विल बी प्रोपोर्शनल इक्वल है, तो इस किसके, एक कांस्टेंट के बराबर आएगा। और इस कांस्टेंट को हम प्यार से क्या बुलाते हैं, इलास्टिक मॉडुलस। तो इलास्टिक मॉडुलस भाई आपका एक तरीके से रेशियो आ गया, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। तो यहाँ पे भी स्ट्रेस, यहाँ पे मतलब कोई भी स्ट्रेन हो सकती है, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस होगी तो शियर स्ट्रेन। तो इस तरीके से आपका वो क्या आ जाएगा, इलास्टिक मॉडुलस आ जाएगा। तो इलास्टिक मॉडुलस भाई जैसे ई से दिखा रहे हैं इलास्टिक मॉडुलस, तो ये भाई आपका आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो, और इसकी यूनिट वगैरह निकालूंगा, स्ट्रेन की तो होते ही नहीं, तो यूनिट एंड डायमेंशंस सेम एज ऑफ स्ट्रेस। जो स्ट्रेस के यूनिट एंड डायमेंशंस आ रहे हैं वही किसके होंगे भाई, आपके इलास्टिक मॉडल्स के, क्योंकि स्ट्रेन के तो कोई यूनिट और डायमेंशन होते ही नहीं है, इसीलिए इलास्टिक मॉडुलस के वही आएंगे जो कि स्ट्रेस के होंगे। तो ऐसे इसके भी टाइप हो जाते हैं, मान लो आप जो लीनियर चेंज है उससे डिवाइड कर रहे हो, वही स्ट्रेस है वही स्ट्रेन है, तो यंग मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, बल्क मॉडुलस है, शेयर मॉडुलस, मतलब इस तरीके से आपके अलग अलग मॉडुलस हैं। लेकिन अगर आप इतना याद रखते हो तो वो भी सफिशिएंट है आपके एनडीए के एग्जाम के। ठीक है भाई, यहां तक भाई एक बार फटाफट से बताओ क्लियर है या नहीं है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर है भाई मामला, ओके चलें आगे। बहुत खूब बहुत खूब भाई, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो और एक एक स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाया जाता है। अगर आप पहले ही इतनी दूर देखोगे कि भाई वो रहा मेरा टारगेट, तो भाई दिमाग जो कहेगा अरे यार बहुत मेहनत लगेगी, क्यों ना तू रुक जा, रहन दे, या चल करेंगे अभी रुक जा थोड़ा सा, तो आपको वो रोकने की कोशिश करेगा। आप क्या करो, इस दिमाग को ही घुमा दो। कैसे घुमाओगे, कैसे घुमाओगे, तो इसको टारगेट दिखाओ मत कितना दूर है, इसको बस बोलो देख एक स्टेप तो चल के देख, इसको मत बताओ कहां तक, इसको बस बोलो एक स्टेप चल के देख, फिर एक स्टेप चलेगा, बोल एक और चल के देख, फिर वो चलेगा, फिर उसको एक और चल के देख, ऐसे करके उसको बस ये मत बताओ कितना दूर है, और धीरे धीरे आप अपने गोल के इतने करीब होगे कि फिर वो दिमाग ही कहेगा अरे ये तो रहा, अब क्या रुक रहा है, अब तो चल। दिस इज कॉल्ड इनर मोटिवेशन, ऐसे अंदर से आती है मोटिवेशन, तो इस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है और वो सबसे बेस्ट है। एक्सटर्नल मोटिवेशन इज टेम्परेरी, क्षणिक होती है। ठीक है, हमें इनर मोटिवेशन की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट हम बात करेंगे, मिसलेनियस है भाई, सारे टॉपिक कवर करा दूंगा जो जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं कि सर ये नहीं कराया, वो सब करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट है भाई न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शंस विच इन्वॉल्व न्यूक्लियस। तो भाई ऐसी रिएक्शन जो न्यूक्लियस का जो चेंज है उसको इन्वॉल्व करते हैं, यानी न्यूक्लियस आपका टूटता है, न्यूक्लियस का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस टूटे, केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं आपने, तो वो क्या होती है भाई जिसमें आपका न्यूक्लियस ना टूटे, यानी एटॉमिक लेवल पे बात हो, लेकिन जब बात पहुंच जाए न्यूक्लियस लेवल पे तो उसे क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं।
तो भाई न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस टूटे, तो दो तरीके की बात हो सकती है भाई। ऐसा हो सकता है दो, मतलब न्यूक्लियस का चेंज आए, न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन इन द सेंस न्यूक्लियस के अंदर चेंज आए, चेंज इन न्यूक्लियस, मेन बात ये कहना चाह रहा हूं। तो ये भाई आपका दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन, या तो दो लाइटर न्यूक्लियाई जो है वो क्या करें, कंबाइन करें, या फिर अ हैवी न्यूक्लियाई, क्योंकि बीच के तो स्टेबल होते हैं, अ हैवी न्यूक्लियस डिवाइड या ब्रेक। तो या तो एक हैवी न्यूक्लियस टूट जाए या फिर लाइटर जो है न्यूक्लियाई वो जुड़ जाए। तो यहाँ पे भाई जुड़ने वाले प्रोसेस को क्या कहेंगे, फ्यूजन। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में भाई क्या होता है, लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करके हैवियर बनाते हैं, और हैवी न्यूक्लियस जो है वो अगर टूट जाए तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। उसे क्या कहते हैं भाई, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। इसमें एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो आपका टूट जाता है। अब यहाँ पे भाई इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ आपके सामने, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। तो ये जो पहला एग्जाम्पल है, दिस इज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहाँ आप देख पा रहे हो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर, न्यूक्लियर फ्यूजन में आपका जो ये है, न्यूक्लियर फ्यूजन में जैसे आपका ट्रीटियम है और ड्यूट्रियम है, ये आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, और आपका हीलियम बनाएंगे, और साथ में मास डिफेक्ट आएगा जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एंड दिस मास डिफेक्ट, यहाँ पे भाई लिख सकते मास डिफेक्ट की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड दिस इज गाइडेड बाय आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन गाइड करता है, किस पे बेस्ड है या किससे एक्सप्लेन होती है। तो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी इक्वेशन जो कि है E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। यहाँ पे डेल्टा एम विल टेल यू कि कितना मास जो है वो चेंज हुआ है और उससे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो डेल्टा एम सी स्क्वायर ये आपका क्या आ जाएगा भाई, एनर्जी के बारे में बताएगा। यहाँ भाई दूसरा है आपका न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन है भाई जिसमें आपका एक हैवी न्यूक्लियस टूटता है, जैसे यूरेनियम का न्यूक्लियस है, ये टूट गया बेरियम और क्रिप्टन में, तो इसने एनर्जी प्रोड्यूस की, ठीक है। यहाँ पे भाई ये कहाँ यूज होता है, इसका एग्जाम्पल स्टार्स के अंदर, स्टार्स के अंदर जैसे सन के अंदर आपका यही होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये कहाँ होता है भाई, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। तो ये भाई आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट में यानी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, ठीक है। तो भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फ्यूजन यूज होती है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन को हम अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि दिस प्रोड्यूसेस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, काफी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ये प्रोड्यूस करता है, इसीलिए उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह, एटॉमिक बॉम्ब वगैरह में ये सब यूज होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट हम बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की, और ये आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। इसमें मैं बेसिक बताऊंगा आपको वेव के बारे में, थोड़ा थोड़ा कि इंटरफेरेंस क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है, इसकी हम बात करेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स के बारे में भाई सबसे पहले वेव नेचर की जो बात की, ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट की बात की, और इस पे एक वेव थ्योरी देने वाला जो साइंटिस्ट था उसका आपको नाम याद रखना है, डेट इज ह्यूजेंस। तो ह्यूजेंस ने भाई बात की वेव नेचर की, और कहा कि लाइट जो है उसका वेव नेचर होता है, और वेव थ्योरी भी दी जिसमें इसने वेव फ्रंट वगैरह की बात की, कैसे चीजें आगे चलती हैं, ठीक है। और इसने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, ठीक है, वेव नेचर पे बेस्ड। और वेव नेचर पे ही आपके बाकी फिनोमिना बेस्ड होते हैं, जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब। तो किसका क्या मतलब है और उससे कौन सा साइंटिस्ट जुड़ा हुआ है। मेरी कोशिश यही है भाई कि आपको कैसे बेयर मिनिमम जो है वो बता के आपके मार्क्स जो है वो बूस्ट किए जाए, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ उन बातों पे बात कर रहा हूँ जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना सीधा सीधा है, क्योंकि मुझे भी पता है अगर इंटरफेरेंस होगा तो उसके बारे में आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि उसकी थ्योरी बताओ आईडीएससी की, या उससे रिलेटेड फॉर्मूले कैलकुलेशन, ये सब ज्यादा नहीं कराएगा। तो जैसे सबसे पहले इंटरफेरेंस है, साइड में मैंने समझाने की कोशिश की है
कि जब आपका दो लाइट वेव जो है वो मिलती हैं, आपस में इंटरफेयर करती हैं, तो उससे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है एनर्जी का, तो डेट इज इंटरफेरेंस, इंटरफेयर करना। टू वेव्स कोइंसाइड्स, या फिर आप कह दो सुपर इम्पोज, टू वेव्स सुपर इम्पोज एंड एनर्जी गॉट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, उसकी वजह से एनर्जी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और अगर दो सिमिलर सोर्स हैं, एक जैसे से सोर्स हैं जिन्हें कोहेरेंट सोर्स कहते हैं, जो बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ इसकी लाइट एमिट कर रहे हैं, अगर उनकी लाइट है तो डार्क और ब्राइट पैटर्न्स बनते हैं, जिसे इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो इसको स्टडी किया था साइंटिस्ट ने, जिसका नाम क्या था, यंग। ठीक है, यंग साइंटिस्ट का नाम है भाई, और इसने एक्सपेरिमेंट किया था, डेट इज YDSC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसने भाई देखा कि दो अलग अलग चाहे सेम कंपनी के भी सोर्स ले लो लाइट के, वो कोहेरेंट नहीं होते, क्योंकि अंदर का मटेरियल एटॉमिक लेवल से डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए एक ही सोर्स से दो स्लिट निकाली, इसलिए इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। फर्स्ट स्लिट हो गई आपकी, एंड दिस इज फर्स्ट स्लिट, दिस इज सेकंड स्लिट। तो ये डबल स्लिट जो है एक्सपेरिमेंट आपका है। ठीक है, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसलिए इसका नाम है, क्योंकि एक ही सोर्स से आगे दो पार्टीशन बना के दो सोर्स की तरह काम लिया जा रहा है। अगर एक में कोई चेंज आएगा दूसरे में ऑटोमेटिक वही चेंज आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही तो हैं। तो इसीलिए भाई आपका ये कोहेरेंट सोर्स बनेंगे। तो यहाँ भाई सोर्स आपका कोहेरेंट चाहिए। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन भाई आपका सिंगल जो है स्लिट से होता है। इससे डिफ्रैक्शन में क्या है भाई, लाइट बेंड हो जाती है, दिस इज बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स, शार्प एजेस। तो यहाँ पे भाई लाइट जो है वो एक कॉर्नर से, बैंड से या एक होल से, अपर्चर से बिल्कुल पतले से निकलती है, तो ऐसे साइड में बेंड हो जाती है, जबकि हमें पता है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो डिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना जिसकी वजह से ये सब होता है। तो यहाँ पे भाई अगर डिफ्रैक्शन की बात करें तो उसकी वजह से ये सब होता है। जो साइंटिस्ट इससे इन्वॉल्व है दैट इज फ्रेशनल। फ्रेशनल ने एक्सपेरिमेंट भी किया, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेशनल सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो भी किया गया। तो इसमें आप देख सकते हो, यानी म्यूचुअल इंटरफेरेंस हो रहा है एक तरीके से, सेल्फ इंटरफेरेंस, एक वेव ही उसी टाइप की दूसरी वेव से सुपर इम्पोज कर रही। तो जो है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये स्लिट है भाई, SLIT। ठीक है भाई, आगे बढ़े नेक्स्ट, और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक दैट विल बी पोलराइजेशन। तो इस पे जाने से पहले सबसे पहले तो यहां तक अगर कोई डाउट है तो जस्ट नीचे कमेंट करके जरूर बताओ भाई। उसके अलावा अगर तुम चाहते हो कि भाई एकदम ओपी मामला हो जाए, और हम तो सारे सब्जेक्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे चाहते हैं कि डिटेल में हो और अभी स्टार्ट हो, तो भाई ये 29 दिसंबर से शुरू हुआ है। अभी आपकी 3 ही क्लास हुई है इसके अंदर। ठीक है, आज तीसरी क्लास थी इसकी। तो उसके अंदर भाई पूरी टीम जो है LWS की टीम आपको पढ़ाएगी। प्रतिज्ञा बैच जो कि अभी शुरू हुआ है, तो इसके लिए आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, पूरी टीम आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें चलेंगी। और मैंने फिजिक्स से जो है स्टार्ट किया इस बैच के अंदर। फिजिक्स और बाकी सब्जेक्ट हम भाई मार्च के एंड तक कवर कर लेंगे इस बैच के अंदर। ठीक है, तो भाई टेंशन मत लो, अगर आप इससे पढ़ना चाहते हो तो जस्ट एनरोल कर लो इसके अंदर। यहाँ भाई आप देखोगे तो अभी देखो भाई आपका यहाँ पे ऑफर वगैरह भी चल रहा है। देखो आप ऐप जो है इंस्टॉल किया आपने प्ले स्टोर से। ठीक है, तो यहाँ भाई जैसे ही आपका ऐप इंस्टॉल होगा, आप उसके अंदर करोगे, जाओगे तो लॉगिन कर लेना। वहाँ देखोगे भाई आपका अभी रिजॉल्ट 2023, तो 23% का आपका ऑफ चल रहा है अनअकैडमी की तरफ से, ताकि आप अपने नए गोल जो आपका NDA का गोल है उसको अचीव कर सको।
तो इसके लिए भाई आप देखो, अगर सब्सक्रिप्शन प्लान्स में जाओगे, आप यहाँ बता दो प्लस लेना है, तो यहाँ भाई देखो पहले ही काफ़ी कम है। मान लो आपके पास भाई 3 महीने बचे हैं, आप 3 महीने वाला लेना चाहते हो, 4,999 में है, तो आप यहाँ LWS10 लगाओ और ये आपका और कम हो जाएगा। ये भाई आपको मात्र जो है कितने में पड़ेगा, फिर 3,849 में पड़ेगा। ठीक है, 3849 के अंदर, जो कि 4 से भी कम है। अभी कहाँ आप 5 के करीब में ले रहे थे, अभी LWS10 लगाते ही 23% ऑफ मिल गया और आपका ये 4 से भी कम में रहेगा। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्स चाहते हो और आप चाहते हो लाइट टेस्ट क्विजेज और एकदम आपको 1-to-1 इंटरेक्शन वाली फीलिंग आए, आप ऐसे डाउट पूछ पाओ, इमेज भेज पाओ, ये सारे फीचर्स के साथ आप अनअकैडमी प्लस को अनलॉक कर सकते हो इन दिस नॉमिनल फीस। तो अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो सब्सक्रिप्शन लेके आ जाओ भाई। ठीक है, तो टेंशन मत लो, LWS10 कोड इस्तेमाल करो और एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हमारा लास्ट जो टॉपिक है दैट इज पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या कहता है भाई, और मैं यहाँ पे और भी कुछ बातें आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड। तो पोलराइजेशन की अगर हम बात करें तो पोलराइजेशन का मतलब है कि लाइट जो है वो आपकी मल्टीपल डायरेक्शन में है, उसको एक तरफ जो है वो बाउंड कर दिया, यानी बाउंडिंग लाइट टू वन प्लेन। एक प्लेन के अंदर अगर बाउंड कर दे लाइट को, एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन रखें, तो उसको कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यहाँ पे देखो भाई मल्टीपल डायरेक्शन में लाइट जो है वो आ रही है और यहाँ भाई आपका दिस इज पोलराइज्ड लाइट, यानी एक प्लेन में हमने क्या कर दिया, उसको एक प्लेन में उसको जो है बाउंड कर दिया, तो दैट इज नोन एज पोलराइज्ड लाइट। दिस फिनोमेना इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इससे रिलेटेड भाई आपको जो बात जाननी है वो क्या है, एक तो भाई आप ऐसे भी पोलराइजेशन कर सकते हो, भाई पोलराइजर कहते हैं जो पोलराइज करता है लाइट को, और अगर चेक करने के लिए इसी मटेरियल का यूज करें तो उसे कहते हैं एनालाइजर। तो यहाँ पे भाई अगर आप एक सरफेस पे लाइट गिराते हो और उसका कुछ हिस्सा जो है वो आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट और कुछ रिफ्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे भाई आपका ये जो है अगर पोलराइज लाइट है, अगर ये आपकी पोलराइज लाइट है, तो भाई ऐसा तभी पॉसिबल है जब इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। एंगल क्या हो भाई, 90 डिग्री। ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ब्रूवेस्टर एंगल। क्या कहलाता है भाई आपका, ब्रूवेस्टर एंगल। तो भाई ब्रूवेस्टर एंगल वो है जिसके लिए इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और ऐसी एक ही यूनिक पेयर पॉसिबल है जिसके लिए लाइट जो है वो 90 डिग्री पे होगी, उससे कम ज्यादा करोगे तो एंगल चेंज होगा और आपका भाई लाइट जो है वो भी पोलराइज नहीं मिलेगी। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा तो लाइट पोलराइज होके आपको मिल जाएगी, एक प्लेन के अंदर ही मिल जाएगी। ठीक है भाई, उसके अलावा भाई यहाँ पे आप ये बात जान सकते हो कि जो पोलराइजेशन है, जो आपका पोलराइजेशन है, दिस इज ओनली पॉसिबल इन ट्रांसवर्स वेव। ये सिर्फ किस में पॉसिबल है भाई, सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में पॉसिबल, ट्रांसवर्स वेव में पॉसिबल है। यानी ये आपका जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उनके लिए नहीं है, तो ट्रांसवर्स वेव में ही पॉसिबल है। इसलिए पोलराइजेशन जो है आपका इट इज नॉट पॉसिबल इन साउंड वेव। ठीक है, तो साउंड वेव में पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है और पोलराइजेशन आपका एक ट्रांसवर्स वेव का फिनोमेना है, इसीलिए पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं। ठीक है, साउंड वेव के अंदर। बाकी इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन ये पॉसिबल है भाई आपका साउंड वेव के अंदर, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। साउंड वेव जो है वो आपका दिखाती है, इंटरफेरेंस भी दिखाती है, तभी तो बीट्स वगैरह बनती हैं आपकी। ठीक है भाई, तभी तो आपकी बीट्स वगैरह बनती हैं। तो ये थे भाई आपके सामने कुछ मिसलेनियस टॉपिक। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि ये खत्म हो गए हैं।
तो ये थे भाई कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो मुझे फील हुआ आप लोगों को कराने चाहिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि एनडीए की फिजिक्स का कोई टॉपिक आपका बचा होगा एक्सेप्ट फॉर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जिसका सेशन कल आपके लिए आएगा। तो भाई इसीलिए मैंने टॉपिक्स कराए हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अब बताओ, ठीक है, कमेंट्स में बताओगे कि कौन सा टॉपिक आपको लगता है कि रह गया, और अगर नहीं रहा है कोई टॉपिक तो भी आपको कमेंट करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी ये जर्नी अभ्यास 4.0 की कैसी रही, या आपने अभी शुरू की है, आपको भाई क्लासेस कैसी लगी है, सब आपको कमेंट में बताना है। मैं पढ़ूंगा उन कमेंट्स को, ठीक है, ताकि और अगर आपका कोई फीडबैक हो वो भी आप दो जरूर, ठीक है, कुछ इंप्रूवमेंट आपको लगता हो, ठीक है, तो वो भी आप बताओ, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमने डिटेल में कवर की हैं। कल की क्लास जो रहेगी वो आपकी लास्ट क्लास रहेगी, उसके साथ हम फिजिक्स का सिलेबस खत्म कर लेंगे। तो आज की क्लास में कल की क्लास से पहले अगर आपको फील होता है कोई टॉपिक तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, ताकि अगर वो इंपॉर्टेंट होगा तो हम कल की क्लास में उसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अब बिल्कुल एक लास्ट क्लास बची है आपकी कल की, और फिजिक्स आपका ओवर हो जाएगा, और फिर हम मिलेंगे आपसे केमिस्ट्री और बायो की क्लासेस के साथ, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, ठीक है। तो भाई फटाफट से एक बार सेशन को लाइक करो, अभी तक नहीं किया ऐसे ही देख रहे हो, जस्ट हिट द लाइक बटन, जल्दी से लाइक करो इस सेशन को, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत डाउट है आप लोगों को तो फटाफट से बताओ, ठीक है, वरना फिर आज के लिए इतना ही रहेगा। चलते हैं भाई, आज के सेशन से अलविदा लेते हैं, ठीक है। तो भाई ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, और वो दिन दूर नहीं जब आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का हो जाएगा, और आप लोग बताओगे कि सर हमारा हो गया है, पहले रिटर्न के लिए फिर फाइनल सिलेक्शन। तो चलो भाई फिर, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, चलो भाई, पढ़ाई करते रहो, कीप लर्निंग, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।